गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कुलदीप सर केबीआई एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ईंटें बनके तथा अस्थियां। अगर आप इस क्लास में शुरू से एंड तक बने रहते तो क्या क्या आप इसके अंदर जानोगे। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता ही इस सभ्यता को नाम दिया गया, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि इन सभ्यता को ना 3 नामों से जाना जाता है और ये प्राचीनतम सभ्यता है सबसे। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे इसके प्रमुख पुरा स्थल, यानी इसके अंदर कौन कौन से हमें नगर पाए गए, तब उनमें से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए जिनके आधार पर हम उनके उस नगर के लोगों के बाद जीवन स्तर के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद हम आगे जानेंगे कि उनका रहन सहन कैसा था, वे किस प्रकार से पूजा करते थे, वो किन किन चीजों में आस्था रखते थे, तथा हम इसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रेट वॉल एक बनाया गया था, वो किस लिए बनाया गया था, मतलब उसमें क्या काम होता था, वो किस टाइप का दिखता था। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हड़प्पा है उसमें नगर पाए गए 2 प्रकार के हैं, एक नीच का से क्यों ऐसा बनाया गया, उसकी इमेज के थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर वो क्यों ऐसा है, उसकी क्या खास विशेषता है। और सबसे खास हड़प्पा में जल निकासी व्यवस्था, इसके बारे में जानेंगे कि वहाँ की जो उस सभ्यता की सबसे खास विशेषता है जल निकासी व्यवस्था। आखिर वो जल को इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते थे ताकि बाढ़ वगैरह आ जाए तब। इसके बाद हम उसका देखेंगे कैसे वो उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, उसको पतन किस टाइप में हुआ, और एक लास्ट में पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देने का कोशिश करूंगा ताकि आप जो जीकेटी में आपने पढ़ा है जाना है आप एक बार लास्ट में उसको समराइज कर सकें। आखिर हम स्टार्ट करते हैं। आखिर इस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है। देखिए इस सभ्यता में ना सबसे पहला जो स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था, और हड़प्पा के बाद देखिए हड़प्पा स्थल था ये ना इस सिंधु नदी जा रही है। सिंधु नदी की जो देखिए ना ये साय नदी है, झेलम है, रावी है, चिनाब है, ठीक है, इसके साय नदी है। अब जो उस समय इतिहास में एक परंपरा है कि हम किसी भी सभ्यता का नाम कैसे रखते हैं, इसलिए इस सभ्यता के अंदर ना सबसे पहला इस तरह जो खोदा गया था ना वो हड़प्पा था। इसी कारण से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं सिंधु। सिंधु जो नदी है ना सिंधु नदी इसके आसपास हड़प्पा स्थित है। और इसे देखना ये जिसकी नदियां है सिंधु नदी है, इसके बीच में हड़प्पा है, इसकी साइड में रावी है, झेलम है, चिनाब। तो इसके सिंधु नदी जो है ना इसके हड़प्पा के सभी से इसके आसपास से लगभग, इसलिए इसे सिंधु नदी सभ्यता भी कहा जाता है। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि जो ज्यादातर औजार थे ना वो कांस्य के बने थे, आभूषण वगैरह भी इसका यूज होता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे इस सभ्यता को ना एक भारतीय उपमहाद्वीप की ना प्रथम सभ्यता नगरीय सभ्यता माना जाता है। इसमें इसका जो विकास है ना वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि इसके अधिकांश जो प्रमुख नगर है ना वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए। ठीक है, और इस सभ्यता की ना पहचान क्या है, सिर्फ ईंटों का प्रयोग किया गया भवन बनाने में। जल निकास प्रणाली इसकी सबसे बेहतर है, क्योंकि वह वर्तमान में भी इस प्रकार की जल निकासी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। इसके मोहरों का क्या प्रयोग होता था ताकि मन के तब व्यापार कर सके, जो व्यापार इस प्रकार की लोग व्यापार इस प्रकार के लोग करते थे, इसके एक वीडियो में हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। अब ये देखिए कुछ चित्र है आप लोगों के लिए, इस टाइप के वहाँ पे घर मकान वगैरह दिखते थे। ये देखिए ये द्वार होते थे और ये 2 किलो में बटे हुए थे, इस टाइप को इस टाइप से इस टाइप को इस टाइप से। और ये मृत भांड है,
जैसे आप अगर वर्तमान में देखोगे ना तो मटका इसको देखना काफी बारीकी से डिजाइन किए गए हैं, क्या है जो कि उनकी कला के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सके। और ये मनके हैं, ये मनके ना इम्पोर्टेंट है, ये उस समय पत्थर होते थे उसके द्वारा बनाए जाते हैं। और ये देखना, ये मोहर है, इस पे निश्चित यानी बैल का चित्र पड़ा है। और इसकी लिपि है ना, पढ़ी नहीं जा सकती, इसकी जो लिपि है वो पढ़ नहीं पाएंगे। इसके बाद हम जानने की इसमें कोशिश करेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या था। हर बार जो सभ्यता है इसका टाइम पीरियड क्या है, यानी हड़प्पा सभ्यता है ना, कुल जो समय है लगभग 6000 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। और इस कालखंड को में हड़प्पा सभ्यता में 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि इस प्रकार है। तो पहला प्रारंभिक हड़प्पा था, इसमें ना 6000 ईसा पूर्व से ना 2600 ईसा पूर्व सभ्यता का इस समय विकास हो रहा था। ये पूरी तरह से पंक्ति नहीं थी, एक नगरीय सभ्यता नहीं बन पाई थी इसमें, इसका धीरे धीरे ना विकास हो रहा है। लेकिन जब ये 26 इसका दूसरा जो काल आता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच, ये सभ्यता का ना शहरी चरण था। इसके अंदर संपूर्ण सभ्यता का लोग उसका विकास हो चुका था, उसकी अलग अलग संस्कृति, ये जो कला है, रहन सहन, जीवन आदि के बारे में जानकारी ये सभ्यता देती है। खासकर ये जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता है ना, ये उनके पतन का दौर था। आखिर हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा जो सभ्यता है इतनी प्राचीन सभ्यता है, आखिर उसमें इतनी बढ़िया व्यवस्था थी तो क्यों उसका पतन हो गया, उसके क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बार जरूर बोलूंगा कि एक पौराणिक तौर पर पता हम अंदाजा लगाते हैं कि ऐसे ऐसे कारण जिनके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इसके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो इसकी जो उत्तर हड़प्पा जो है ना, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व है, तो अंदर पतन का दौर था। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके पतन का दौर माना जाता है। इसके बाद हम जानेंगे जो हड़प्पा सभ्यता ना उसके प्रमुख स्थल कौन थे तथा उसमें किस प्रकार के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए तथा वहां पर किस प्रकार की गतिविधियां होती थी, इसके बारे में तथा वहां पर किस प्रकार व्यापार भी किया जाता है, उनके सामाजिक धर्म में लोग किस प्रकार की पूजा वगैरह करते थे, तो किन प्रकार के देवताओं को मानते थे, उनका विश्वास किस प्रकार रहता है एक दूसरे को, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उनको 5 स्थल हैं, ये 5 स्थल प्रमुख है हड़प्पा से। और गाइस ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना हड़प्पा में कोई स्थल ले दिया जाएगा हड़प्पा वर्तमान में वो कहाँ है, ये जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें मैंने देखो साथ में ना इससे हड़प्पा सभ्यता है, ये कहाँ है, पंजाब में, भारत के ऊपर पाकिस्तान के लिए। दूसरा है मंगोल, इस सभ्यता देखोगे सभ्यता इसमें किस प्रकार की थी, ये मैंने चित्र के द्वारा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है। तो इसके अंदर मैं आगे आपको बढ़िया चित्र दिखाऊंगा जिससे समझने में मदद मिलेगी। आगे जो हड़प्पा सभ्यता है जब विकसित और प्राचीन और सही सभ्यता क्यों कहा आगे इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। सिंध और पाकिस्तान यहाँ पे आपको मिला होगा ग्रेट वाल, यहाँ पे मिलेगा ग्रेट वाल जो कि सार्वजनिक लोगों के लिए नहाने के काम आता है। और यहाँ पे इसका एक चित्र सबसे बड़ा खनिज नगर है, कौन सा है, मंगोल। फिर है बोला गया तो कि वर्तमान में ना कच्छ कहाँ का पार्ट है, गुजरात का, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। काली गंगा देखिए राजस्थान का, यहाँ का भी मैंने चित्र लगा दिया, देख सकते हो किस प्रकार के जो घर वगैरह बन गए, किस प्रकार गलियां हो गई। फिर एक आपने घड़ियों की हरियाणा का पार्ट है, यहाँ भी आप चित्र देख सकते हो। इसके बाद हम जानेंगे कि 5 प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद कुछ और भी स्थल हैं जिनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे।
अन्य कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे लोथल है। लोथल कहाँ है वर्तमान? लोथल वर्तमान में गुजरात में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, एमसीक्यू टाइप में पूछ भी दिया जाता है। जमोदड़ो जो सिंध में है, ये पाकिस्तान में वर्तमान में। सूराकोट का ये दक्षिण गुजरात के अंदर में देखने को मिलता है। बनावली हरियाणा के अंदर, और रोपड़ जो है पंजाब में है। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्थलों की जो है उन्हें जानकारी कहाँ से मिली, कैसे हमें पता चला कि यहाँ पे कोई स्थल था, क्या नहीं था। कुछ तो साक्ष्य मिलेगा ना, इसी के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे हम स्थल में प्राप्त हुए के बारे में कुछ साक्ष्य मिले, तब हमने जाना अच्छा यहाँ पे एक स्थल था, यहाँ पे एक समाज के लोग रहते थे, तो इस प्रकार रहते थे। इनमें कुछ साक्ष्यों के द्वारा ही पता चला। तो यहाँ ना यानी जब गाय बिल्कुल, आपने एक कहानी जरूर सुन रही होगी। जब रेलवे का निर्माण हुआ, जब रेलवे का निर्माण हुआ तो वहां पे ना गाय हो रही थी, तो उन्हें ईंटें मिली थी। तो उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि हड़प्पा ही सभ्यता है ना, तो वो क्या करते थे, वहां की जो ईंट निकाल के ना तो रेलवे लाइन बिछाने में लगा दी। अब उस समय दयाराम साहनी आते हैं 1921 में से पहुंचे। मैंने देखा यार इनके आग हंस रही थी, क्या कोई सभ्यता नीचे थी? तो मैंने खुदाई करवा, तो एक दुनिया हड़प्पा सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसके कल्चर, उसके रहन सहन के बारे में पता चला। तो इसके अंदर में ये भी पता चला कि किस प्रकार अपने मतलब इस प्रकार की फसलों को उगाते थे, तो किस प्रकार व्यापार करते थे, तो उनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो किस प्रकार कार्य करती थी, उनकी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से कार्य होते थे, ये हमें पता चला। ठीक है, दूसरा है ना मानचित्र मिले। गाय के दौरान ना ईंटें मिली, जैसा कि दिल्ली में हो रहा था, तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ भी होगा, ईंटें मिली हैं, लगा दो रेलवे पिलाएंगे। दूसरा वो मन के मिले थे, कुछ अस्थियां मिली, बर्तन मिले, मोहरे मिली। मोहरों का ना प्रयोग ये करते थे व्यापार के लिए। जब नया कोई सामान ये इस प्रकार करते थे, जब कोई ये सामान बेचते थे दूसरे नगर या देश, तो उसको पैक करके ना उस पर तो लोग लगा दिया जाता था और उसको माल सा बांध दिया जाता था, जिसके ऊपर ये मोहर मारते थे। ये जब मोहर मारते थे ना, तो अगर ये सामान ना जिस स्थान पर भेजा गया, ठीक है, उस स्थान पर पहुंचने के बाद ये मोहर सुरक्षित अगर मिल जाती थी ना उन लोगों को, तो ये समझा जाता था ना ये जो सामान आया है उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करी थी, ये सामान को खोलकर ले लिया गया, इसमें क्या है और कितनी मात्रा में, ये जानने की कोशिश नहीं की गई। इस प्रकार के हड़प्पावासी व्यापार के लिए मोहर का इस्तेमाल करते थे, और ये मोहर हमें ये बताती थी कौन सा सामान किस देश से, किस नगर से, किस राज्य से पाया जाए। फिर हड़प्पा के अंदर बहुत बढ़िया व्यवस्था देखने को मिली। फिर हमें इसके कुछ मानचित्र मिले और योजनाएं और संरचनाएं मिली। जब हमने देखा कि स्रोतों के अंदर में मानचित्र मिले, मानचित्र में हमने ये जानने की कोशिश करी कि हड़प्पा जो सभ्यता वो किस प्रकार डिजाइन किया गया है, वहाँ पे घरों के नक्शे किस प्रकार बनाए गए, ठीक है, किस प्रकार की इसमें ये देखा गया हमें पहले ना किस प्रकार वो भवन निर्माण करते हैं, हमें इसके द्वारा नक्शे के द्वारा मानचित्र के द्वारा ही पता चलता है। फिर हम ब्रह्मांड और अन्य वस्तु ब्रह्मांड आपने देखा होगा, ब्रह्मांड की मैं इमेज लगा दूंगी, मटका सा होता है, जैसे कि आप वर्तमान में देख रहे होंगे जो आप पानी पीते हो ना मटके को, कुछ लोग गाँव में ज्यादातर पीते हैं, सही में ब्रह्मांड बोलते हैं, और उसमें ना काफी बढ़िया मटका सभ्यता की जो कला चित्रकारी की काफी सुंदर दिखती है, वस्तु होती दिखती है। आगे मैं उसका आपको चित्र जरूर दिखाऊंगा, इससे आपको अच्छे से समझ को हड़प्पा सभ्यता इस प्रकार से चित्रकारी करी जाती है, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। फिर इस फिल्मों के अवशेषों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो हमें साक्ष्य मिलेगा, इनके आधार पर हमने क्या जाना, हमने इन अवशेषों के आधार पर हमने हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन हमने उसमें जानने की कोशिश करी
कि हड़प्पा जो सभ्यता के लोग हैं, उनका जीवन किस प्रकार होता था, इस समाज के अंदर किस प्रकार वे मिलकर रहते थे, तथा उनकी अर्थव्यवस्था इस प्रकार कार्य करती थी और वो इस संस्कृति को अपनाते थे, उसकी हमें इन स्रोतों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे इन एक बात जो कि एक मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है, ये काफी बढ़िया है। इसका यूज वहां पे होता था। ये आखिर आप ध्यान से देखोगे ना, एक ग्रेट बात है। हड़प्पा सब ये इसलिए मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, ये देखो लाइन से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक इस तरफ सीढ़ी है और एक इस तरफ सीढ़ी है। ये सीढ़ी इसलिए यूज की जाती थी, ये हड़प्पा में ना जो लोग स्नान करने आते थे वो इन सीढ़ियों के द्वारा आते थे और इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा वापस जाते थे। अब ये देखना ये स्नान का हो गया, ग्रेट बात हो गया। तो यहाँ पे ना देखना कुछ कमरे से बने, ये बना है, ये बना है, ये बने हैं, कमरे बने हैं। क्यों बने? ये जब लोग नहाने आते थे ना, तो ये लोग इन कमरों में अपने कपड़े चेंज वगैरह करते थे ताकि वे अपनी निजता प्राइवेसी का ध्यान रख सकें। दोस्तों एक बात जरूर इम्पोर्टेंट आ रही है यहाँ पे बताने के लिए, हड़प्पा वासी ना अपने प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। और आगे इनके मैं बताऊंगा घरों के हम नक्शे देखेंगे लोग किस प्रकार डिजाइन करते थे ताकि वो अपनी प्राइवेसी की सुरक्षित रख सके। ठीक है, तो ये देखो, तो ये जो जल है ना, ये जो पानी होता है उससे रिसाव होता है, उससे बचने के लिए ना प्लास्टर और पेरिस करते थे ताकि जल का रिसाव ना हो सके। तो ये जल जो है इसके अंदर ग्रेट बात के अंदर इस जल को निकालने के लिए ना काफी बढ़िया इन्होंने व्यवस्था बना रखी थी। इसके आसपास कुएं वगैरह होते थे जिसमें इस जल को निकाल दिया, जिसके द्वारा इस जल को निकाल दिया जाता था। और इस जल को सुरक्षित भी काफी लोग, ये लोग जल को सुरक्षित करने के लिए कुएं होते थे। गाँव के जो बच्चे होंगे जो देखे होंगे, गाँव में अभी भी, जैसे मेरे गाँव में एक कुआं है या दो है, हर गाँव में लगभग एक या दो देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर वो जल को सुरक्षित करते हैं ताकि आवश्यकता के अनुसार जब उन्हें आवश्यकता पड़े तो उसका प्रयोग कर सके। हड़प्पा वासियों सभी ज्ञान और हमें आज भी देखो ऐसे हम कभी कभी देखो जल बर्बाद करते हैं, ऐसे बहुत कुछ मिला है तो हमें ध्यान देना चाहिए। ये हम जो लोगों में इसके बॉडी नहीं, इसके चारों ओर ना कमरे बने थे, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। फिर आयताकार होते थे, इनकी लंबाई लगभग 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.4 मीटर। ठीक है, और ईंटों को पक्ष के रूप से जमाया जाता था। ये देखिए ना, ये ईंटें कच्ची नहीं थी, ईंटें पतली नहीं थी, इनको मसाला तैयार किया जाता था, उसके द्वारा पका के आराम से पक्की ईंटों के द्वारा इसको तैयार किया जाता था। ठीक है, और ये पत्थर की पराग हो रही पर चढ़ाई गई थी ताकि जो पानी है वो रिस सके। दोनों सिरों पर सीढ़ियां बनी हुई, जैसा कि मैं आपको बता दें, सीढ़ियों पर जो प्रयोग करते थे वो आने जाने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, तो पानी भरने और निकालने के लिए इसकी उत्तम व्यवस्था यहाँ पे देखने में मिलती है। ग्रेट बात है, अब नहाना है तो जरूरत है पानी लाना पड़ेगा इसके अंदर, तो पानी इसमें ग्रेट बात में डालने के लिए ना उसकी उन्होंने काफी बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। और ये जो पानी होता है ना कई दिन बाद होगा निकालना पड़ता है, दोबारा चेंज करना पड़ता है, तो उसी निकालने के लिए अलग से व्यवस्था बना रखी है ताकि यहाँ पे ना गंदगी ना फैल और साफ सफाई बढ़िया से रहे। काफी बड़े स्तर साफ सुथरे मिलेंगे आपको, देखने में आकर्षक लगेंगे। ठीक है, और यह जो ग्रेट बात है ना उस सार्वजनिक स्नान के लिए प्रयुक्त होता है। ये स्वच्छ जल प्रबंधन और सामाजिक जीवन की व्यवस्था का प्रमाण, स्वच्छ जल के प्रमाण
और हमारे सामाजिक जो जीवन है उसकी व्यवस्था का काफी बढ़िया एग्जाम्पल ये है। ठीक है, इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे उनका नियोजन किस प्रकार हुआ था और किस प्रकार उनमें जो घर थे, उनके जो मकान थे, किस प्रकार उसको हड़प्पा सभ्यता में पूरा एक शहर उसको डिजाइन किया गया था। हड़प्पा जो शहर है ना, अब इस चित्र में देख सकते हो, इसको दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो भाग में डिवाइड किया गया था। एक है निचला शहर और एक ऊंचा शहर। ऊंचे शहर थोड़ा दूर बोलते थे, यहाँ पे शासक वगैरह लोग रहते थे, यहाँ पे जनता वगैरह रहती थी। जैसा कि मैं वर्तमान में देखनी हूँ ऊंचा ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये देखना मुख्य द्वार है, ये आने जाने का था। जैसे ये इनका है, ये अपना निचले शहर का, और ये ऊंचे शहर का है। अब इसमें खास बात थी, यहाँ पे भी देखना हो अपने हड़प्पा वासी ना प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। कैसे, ये देखो, ये निचला शहर के लाइन डाल रहा हूँ वो देखना बस। ये इस साइड, दूसरा इस साइड। दूसरा इस साइड। ये देखना निचले शहर में भी बाउंड्री है और ऊपरी जो शहर है यानी इसमें भी बाउंड्री है। इसका मतलब है ये अपनी निजता को खुद ज्यादा ध्यान में रख के काम करती है। तो देखना कितना बढ़िया सुंदर बना है। यहाँ पे ना नगर नियोजन के अंदर मैं एक बात करना चाहूंगा, ये जब मकान बनाते थे ना, कोई डेवलपमेंट करते थे, कुछ बनाने की सोचते थे ना, पहले उसकी योजना बनाते थे कि पहले क्या कारण होगा। तो ये जो नगर नियोजन था इसके अंदर पहले गलियों को और नालियों को बनाया जाता है ताकि जल निकास की व्यवस्था और जो आसानी से हो सके। तो उसके बाद हड़प्पा में ना क्या होता है, ये भवनों का निर्माण किया जाता है। पहले और जो सड़क होती है ना, सड़क तो ग्रिड पद्धति पर बनाई जाती है। यानी कि आपस में ना समकोण पर काटती थी, कुछ इस प्रकार काटती थी आपस में। तो ये जब भी कोई भवन वगैरह बनाते थे तो पहले एक व्यवस्था नियोजन उसका तैयार करते थे, इस प्रकार का होगा। और हमारे यहाँ जो वर्तमान में उनको देखने को मिलता है कि पहले लोग मकान बना लेते हैं और बाकी जो रोड नालियां हैं वो एमसीडी देख लेगा, इसी बात होती है। यहाँ पे ना लोग अपने मकानों को बालू बना लेते थे। पहले वहाँ की नालियां, वहाँ की सड़कें रेडी हो गई, उसके बाद ना वहाँ पे मकान बनाए जाते थे। ये ना हड़प्पा सभ्यता का सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध वैज्ञानिक ढंग से बसे थे। इसकी योजना में हमें समता, यानी किसी के साथ किसी प्रकार की वो भेदभाव नहीं था, सभी लोग समान थे। ये जो होता था दुख का क्षेत्र, इसका जो यूज होता था उसमें वाले थे सामान को सुरक्षित रखना, सीमा वगैरह होती है। यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता स्वच्छता, स्वच्छता और समानता और सुविधा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर भवन निर्माण। आखिरकार मैंने भी आपको जैसे बताया कि जो भवन निर्माण होता था हड़प्पा सभ्यता में कैसे होता था। हड़प्पा सभ्यता में ना भवन निर्माण जो होता था तो बाद में होता था। पहले वहाँ की नालियां, वहाँ की सड़कें तैयार की जाती थी। उसके बाद जो भवन निर्माण होता था, भवन निर्माण के में क्या क्या चीज प्रयोग होती थी वो जो हमें साक्ष्य मिले उसके आधार पर हम देखते हैं। तो वहाँ पे ना पक्की ईंटें, तो पक्की ईंटें थी ना, उनका प्रयोग होता था। उनका आकार होता था ना ईंटों का 1:2 रेशियो होता था, इसका उपयोग किया जाता था। जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको।
आया था उसको मैं मिलना दिखा दूंगा आपको। ये देखो इस प्रकार की कुछ ईंट दिखती थी क्योंकि वर्तमान में भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। और अधिकतर जो घर होते थे ना ज्यादा ऊंचे मंजिले नहीं बनाए या तो 2 मंजिले से ऊपर नहीं होते, कुछ घर 2 मंजिले होते थे, कुछ घर 1 मंजिली बनाया जाता था। लेकिन जो घर बनाए थे ना तो प्रादेशिक का बोल जाता है, तो जल को बचाने के तरीके से वो ध्यान देते थे। तो घरों के में भी आवश्यक आंगन बनाए जाते थे, कमरे बनाए जाते थे, सीढ़ियां होती थी, स्नानागार होता, नहाने का और कुएं भी थे। आप जब हड़प्पा सभ्यता में जाओगे ना, इसलिए भवन निर्माण हो रहा है, वहाँ पे ना कुएं जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि ये जल को बचाने में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इसके बाद देखना कुछ विशेषताएं हैं। ये काफी सुंदर था, सुव्यवस्थित नगर योजना, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, यानी उन्नत जल निकासी व्यवस्था ना तो जल को निकालने के लिए ना ढाल वाला रोड दिया जाता है ऐसे करके ताकि ऊपर से जल ना नीचे की ओर आ जाए। तो ये कुएं और जलाशयों की यहाँ उपलब्धता थी। कुएं बनाए जाते थे और जलाशयों को जो जल निकला उसको इकट्ठा करने के लिए कुछ जलाशय बनाए जाते, कुछ गड्ढे टाइप में बनाए जाते। प्रत्येक घर में स्नान की सुविधा भी थी, क्योंकि अभी मैं चित्र में आपको दिखाऊंगा। फिर समानता की भावना है, किसी महल वगैरह जो होता है वो हड़प्पा सभ्यता में उसका अभाव है, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, सभी लोग समान रूप से रहते थे। इसके बाद देखेंगे मुख्य करते हैं कुछ इनके, ठीक है। बेसिकली ये जो हड़प्पा सभ्यता ना, मैंने आपको जैसा पहले बताया, ये सबकी ना प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है। पक्की तो जो भवन है जो हमारा लेट पड़ा जो हमारे दूर इतिहास है, ये पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सुव्यवस्थित नगर योजना है, यानी कि उनकी जो नगर की योजना है उनका डिजाइन को काफी आवश्यक है बनाया है। उन्नत जल निकासी व्यवस्था व्यापार में बहुत सारे यहाँ पे शिल्प मानचित्रित माप खोल के लिए ना बांटों का प्रयोग किया जाता था। बांट का जो प्रयोग होता था ना वो ऐसे होता था, इस देश में होता था 1 2 4 4 8 16 30 इस टाइप के में बांट उपयोग है। मैं आपको जैसे चित्र लिखा डायग्राम दिखाऊंगा और भी क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस जो हड़प्पा सभ्यता ना महत्व क्या है ना, नियोजन, अगर नियोजन से आप दूर बैठते थे, कुछ तकनीक इनके पास कुछ तकनीक थी, तभी तो हड़प्पा सभ्यता ना नाम है उसका। चीन का सभ्यता इसलिए नहीं उसे जाना जाता, उनके पास तकनीक थी, उनके पास औजार थे जिससे वो अपना एक योजना बनाते थे, कार्य कर सके जिस तरह, ठीक है। उनके पास संगठन था, क्षमता और प्रशासनिक कुशलता, सब लोग संगठित होकर कार्य करते, अपनी क्षमता को अपनी की क्षमता होगी ना वो उस क्षमता के अनुसार कार्य करते थे जिसकी कार्य होगा प्रशासनिक यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में आप स्वच्छता, जल निकासी और नियोजित सड़कों के कारण हड़प्पा नगर विश्व परिचित नियोजित नगरीय सभ्यताओं में शामिल। अगर हम बात करें कि जो हड़प्पा सभ्यता है तो नगरीय नियोजित सभ्यता क्यों जानी जाती है, वो इस कारण जानी जाती है, स्वच्छता है, जल निकासी, नियोजित सड़कों के कारण। जो सड़कें बनाई काफी बेटर है, गरीब प्रगति के आधार पर बनाई गई, संपूर्ण पर एक दूसरे को काटती, ठीक है। जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पे बढ़िया, ये हड़प्पा हड़प्पा नगर विश्व की प्राचीनतम नियोजित अर्थव्यवस्था और ये शहरी अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल करती है। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा में जल व्यवस्था है निकासी किस प्रकार होगी उसके बारे में जानने की, हड़प्पा है उसमें जल निकासी की जो व्यवस्था है वो सुचारू, वैज्ञानिक और जल निकासी की प्रणाली जो नगर की स्वच्छता, यानी जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होगी,
जो जल है वो इधर उधर नहीं होगा, तो स्वच्छता जो है स्वच्छता के जो दृष्टिकोण है वो दिखाता है, ठीक है। और जल निकासी का देखो एक चित्र है, ये देखना सड़क है गाड़ी, ये मुख्य नाली है, ऊपर से सड़क आ रही है, सड़क मुख्य ना, नीचे से नालियां जा रही है, देखो ये मुख्य नाली है, ये निकास है, ये जो जलाशय, ये जलाशय जहाँ पे रुका होता है, ये छोटी नाली है, ये कुछ सड़क है, ये कुछ घर बने हुए हैं साइड साइड पे, ठीक है। जब ये घर है ना, घरों से जो नालियां आती है ना, नाली में वो मुख्य नाले, मुख्य जो सड़क के नीचे नाली होती है ना, उसमें आकर मिल जाती है, ये देखना इसमें। तो जो नालियां होती थी ना, ढकी हुई गिरती थी, ऐसे खुली नहीं होती थी, काफी गाँव से बीमारियां आ रही काफी, और एक दृष्टि शहर के रूप में देख सके, इसलिए वहाँ पे जो नालियां थी उनको ढककर रखा जाता है, खोल कर नहीं रखा जाता, इसलिए ये देखो सड़क है, उसके नीचे नाली, सड़क के नीचे ये पूरी नाली रहती है, ये छोटी वाली नाली थी वो घरों से निकलने वाला गंदा पानी, तो मुख्य जो नाली है और ये जो नासिक ना आगे ना मिल जाती है, ठीक है। तो ये ढक्कन लगी है, नाली जो होती है पक्की होती है, अच्छी नहीं होती, इतनी आराम से वो कोई छूट जाएगा चोर नहीं, पक्की नालियां होती उनको ढककर रखा जाता था ताकि बीमारियों से वो लोग बच सकें। सेवा करने की कोशिश करेंगे हम। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? सभी घरों से, जैसे मैंने आपको बोला, सभी घरों से निकलने वाला गंदा पानी अपनी नालियों में डाला जाता था। नालियां जो होती ईंटों से बनी थी, उनके ऊपर ढक्कन लगाया जाता था, जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्राम में इसलिए दिखाया पहले ताकि आप यहाँ पे पढ़ने में इमेजिनेशन कर सको, आप देख सको किस प्रकार है। यहाँ की मुख्य नदियां ना छोटी नालियों से जुड़ी होती हैं, जो एक आप देखोगे ना, बताएंगे जो नालियां बनी होती हैं, अब एक जो बड़ी नाली होगी जहाँ पे छोटी छोटी नालियां आके ना मिलती हैं, यहाँ पे ना जो है मुख्य नाली छोटी नालियों से जुड़ी होगी, ताकि जो जल निकासी व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था पूर्वक जल निकल सके, इसमें कोई रुकावट ना आए। नालियों का जो ढाल होता था, स्लोप ऐसा रखा जाता था कि पानी जो है ना वो सहज रूप में निकल सके। स्लोप स्लोप मैं आपको देखो, ये मेरे हाथ देख लो आप, ये यहाँ पे देखना, ये ऊपर है तो ये नीचे ला स्लोप के लिए, तो ये सही ऊंचे से बनी होती थी ताकि जल लाए और कहीं रुकावट ना, और स्लोप की बड़ा निकल जाए, इस टाइप का कुछ स्लोप होता था नालियों का। फिर गंदा जो पानी है वो नगर से बाहर बने एक बड़े जल निकास यानी स्टोक जलाशयों में जाता था। यहाँ पे जो इन्होंने नगर होता था उनके बाहर एक टैंक वगैरह बना रखा था, जिससे जो बड़ी नाली है वहाँ का जो पानी होता था निकल कर ना उसके अंदर जाता था, ताकि उस जो समाज में उसके अंदर बीमारियां लोगों को ना फैल सके और गंदगी ना फैले, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते थे वो। फिर ये विशेष करते हैं कुछ हड़प्पा सभ्यता में हर घरों में, सभ्यता के हर घर, हर गली और हर स्थान पर जल निकासी का बहुत अधिक ध्यान रखा गया। मैंने आपको जैसे बताया कि हड़प्पा सभ्यता जल को सुरक्षित और उसके बचाव के लिए काफी व्यवस्था उसके लिए उन्होंने बनाया। इस व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि लोग विज्ञान स्वच्छता को योजना के प्रति जागरूक थे। इन्होंने बनाया नालियों वगैरह, इससे हमें लोगों के बारे में पता चलता है स्वच्छता के प्रति जागरूक, योजनाओं के अनुसार कार्य करते, कोई कार्य करने से पहले वो उस कार्य के लिए योजनाएं बनाते थे और फिर वो वैज्ञानिक तरीके से उसका प्रयोग भी करते हैं, ताकि निर्माण जो है वो वैज्ञानिक तरीके से वो इधर उधर फैलेगा। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिले, तो साक्ष्य मिले। अब ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कोई साक्ष्य आपको दे दिया जाता है तो ये पूछा जाता है कि ये साक्ष्य कहाँ से मिला है, और इसी प्रकार अगर कोई वो दे दिया जाता है, में कोई स्थान दे दिया जाता है और उसमें पूछ लिया जाता है कि ये साक्ष्य ना
कहाँ से प्राप्त हुआ है, इस स्थान से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये फैक्चुअल है, ठीक है। जैसे मोहनजोदड़ो आपको बता देता हूँ, यहाँ है ना नदियों में ढकी नालियां पाई गई, हड़प्पा पंजाब, पक्की नालियां को निकास गड्ढे में बोला गया, जल निकासी के साथ जल संग्रहण की व्यवस्था है। बोला गया ना कि गुजरात में यहाँ जल निकासी की तो व्यवस्था है ही लटल, लेकिन यहाँ जो जल संग्रहण यानी जल को इकट्ठा करने की व्यवस्था भी काफी बेहतर बनाई हुई जो गुजरात में है। ठीक है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में, यहाँ सुव्यवस्थित नगर जल निकासी के प्रमाण मिले। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे क्वेश्चन करेंगे इसका महत्व क्या है। अगर उन्होंने ये जो जल व्यवस्था है ना वो बढ़िया तैयार किया, कुछ तो उसका महत्व होगा और हमें कुछ महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। इस बारे में हम जानेंगे बाढ़ या जल जमाव की समस्या, जल निकासी की व्यवस्था इसलिए बेहतर बनानी ताकि को बाढ़ या जल जमाव की समस्या नहीं, जल निकासी बढ़िया होगी ना तो वहाँ पे ना जल निकासी की व्यवस्था बेटर होगी, तो वहाँ पे जब जल आएगा तो बाढ़ होगी तो नहीं आएगा, उसकी समस्या नहीं होती। नियमित ढाल और योजना से जल का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होता है। क्या व्यवस्था आज के ड्रेनेज पानी के समान उन्नति, आज अभी हम देखते हैं कि कहीं कहीं प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया तरीके से जल को निकास करने की व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि जिसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम या प्रणाली, रायगढ़ के प्रति ना मेरे बहुत जागरूक थी, सुव्यवस्थित सोच का परिचय करते लोग स्वच्छता, समानता और विज्ञान को रायगढ़ का बहुत अधिक ध्यान रखते, नुकसान नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कोशिश करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता में घर किस टाइप के, मैं आपको बहुत पहले बता चुका था कि घर की मैं तस्वीर आगे दिखाऊंगा, दो आगे हड़प्पा सभ्यता के घर किस प्रकार होते, ये क्या देखा, ये इनके घरों का कितना नक्शा है, ये इनका ना आनंद होता था। ठीक है, और आप उनके घरों के देखना तो परिवार के सदस्य हो गए, कमरे इस साइड होते थे दक्ष परिवार। ठीक है, और ये उनका कुछ छिछला विकास होता था, ये पीछे वगैरह के साइड, और ये सीढ़ियां छत को जाने के लिए। ठीक है, और ये उनका मुख्य द्वार होता था। ठीक है, तो ये नहाने वगैरह मतलब, ठीक है। अब देखना इसकी उन्होंने प्राइवेसी का कितना ध्यान रखा, जब आप एंट्री मारोगे ना तो आपको सामने का कुछ नहीं दिखेगा, बस ये आनंद दिखेगा। यहाँ पे खोपने जो कुछ इस जो आंगन है उसमें हड़प्पा सभ्यता में वो परिवार के लोग होते वो कार्यक्रम को ज्यादा करते हैं, जैसे वस्त्र बनाना, कोई अपना टमाटर पे डिजाइन करना आदि ऐसी चीजें करते थे। ठीक है, कार्यों को यहाँ पे करते थे, तो इतना बढ़िया डिजाइन किया है यहाँ पे ना। अच्छा, अपने परिवार डायरेक्ट तो यहाँ से अगर मैं एंट्री करूँ तो ये परिवार में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये पता होगा इस प्रकार डिजाइन किया जाता था ताकि हड़प्पा में अपनी प्राइवेसी का बहुत अधिक ध्यान रख सके। ठीक है, ये सीढ़ियाँ हैं, ये जब सीढ़ियाँ ना कोई मंजिल या छत पे जाने के लिए दी जाती है। अब मैं यहाँ पे रहता हूँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से बने मजबूत और सुव्यवस्थित घरों में रहते थे। इनके घरों का निर्माण सोच समझ कर किया जाता है, जैसे प्रकाश, वायु और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाता है। और लोग अपना घर बनाते थे तो वहाँ पर भी प्राइवेसी का बहुत अधिक ध्यान रखते थे, जिससे कि कोई उनके कार्यों करेगा उन पर नजर ना रख सके। ये जो चित्र मुझे याद आता है मैं तुम्हारी ठीक है, इस बार हम जानने की कोशिश करेंगे घर की विशेषताएं कितनी। तो घर का हमने डायग्राम देख लिया है, तो ये जरूर आता है कि उनके घर पास सभ्यता के लोगों के घरों की विशेषताएं किस प्रकार क्या है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है।
तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि वो उनके जो घर हैं चित्र के द्वारा को देखिए किस प्रकार डिजाइन करते थे, इस प्रकार और प्राइवेसी का ध्यान रखो। एक बार रेटिंग में देखते हैं वो उनकी जो मुख्य विशेषताएं क्या होती है। जो घर होते हैं ना पक्की ईंटों से बने थे और ईंटों का जो अनुपात होता था 1:4, 1:2:4 होगी। तो ईंटों का आकार मैंने आपको दिखा दिया। अधिकांश जो घर होते थे आयताकार का आंगन वाले होते थे। हड़प्पा सभ्यता में लगभग सभी घर आयताकार और घरों के अंदर आंगन होता था जिसके अंदर अपने डेली कार्यों को करते थे आंगन के ऊपर। ठीक है, घर के चारों ओर कमरे बने होते थे जो कि आंगन की ओर खुलते थे, यानी कि कोई आंगन में कोई गेट से या आपको डायरेक्ट नहीं दिख सकता। इस प्रकार को गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इनको डिजाइन करते थे। दरवाजे सामान्यतः गलियों की ओर नहीं खुलते थे जिससे गोपनीयता बनी हुई थी। गलियां उनके घर थे ना डायरेक्ट गलियों की तरफ नहीं खुलती, तो खुलेंगे कुछ दीवार आ जाएगी, आगे जाके आप आंगन आए, ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकती क्योंकि उनको भी क्या चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार को डिजाइन करते थे। तो खिड़कियां है ना तो घरों में हड़प्पा सभ्यता की बनाई जाती है ऊंची और छोटी बना होती थी। अच्छा, खिड़कियां ना ऊंची और छोटी बनाई जाती थी ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे, तो खिड़कियों से उन्हें झांक कर ना देख सके। फर्श को ना लीप कर या जाली ईंटों पे उन्हें समतल किया जाता है, तो उसमें खैर होते थे ना लीप पे जाता है। जैसे आप वो भी देखोगे गाँव में देखोगे ना लीप जो कच्चे मकान है ना जितने भी वहाँ लीप कर भी काम चलाया जाता है, जितने भी आपको कच्चे घर दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ना हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है वहाँ पे कौन से फसलें उगाई जाती है, वहाँ पे खेती किस प्रकार की जाती है और वहाँ पे किस प्रकार से देखभाल किया जाता है, इसके अंदर ये देखने की कोशिश करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी विविधता अलग थी। इसके अंदर इस सभ्यता के अंदर अलग अलग चीजें की जाती थी। ये कोई विविधता पूर्ण रूप से हमें अलग अलग चीजें इस अर्थव्यवस्था में देखने को मिली। व्यापार किन चीजों का किया जाता था और इसके अंदर ये व्यापार में कौन सी चीजें आयात करके कौन सी चीजें निर्यात करके और किन फसलों को इसको किन फसलों को उगाया करते थे, बस फसलों को उगाने के लिए तो किन चीजों का प्रयोग करते थे, तो वहाँ पर किस प्रकार के जानवर देखते थे, ये सब इसके अंदर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता ना कृषि को पशुपालन, इसमें कृषि में देखने को मिलती है, पशुपालन देखने को मिलेगा। इस प्रकार को पशुओं को पाल देते थे, उसमें किन किन प्रकार के पशुओं को पाल देते थे, तो कृषि किस प्रकार की करते थे। कृषि में जो वो करते थे ना सीख प्रणाली। अब ये देखना है मैप है, इस मैप में देखना तो व्यापार किस चीज से करते थे। मेसोपोटामिया ये बहुत बड़ी सभ्यता है। ठीक है, तो ये हड़प्पा। अब ये देखना हड़प्पा लोथल और ये मंगोल, ये यहाँ से व्यापार किया जाता था दूसरी सभ्यता में अरब सागर से मेसोपोटामिया में चांदी तांबा कीमती ऊँगी पत्थर खजूर। ठीक है, ये क्या करते थे यहाँ से मंगाते थे। ठीक है,
कि यहाँ से बना दे, तो ये समुद्र के द्वारा करते थे। अब सोचो, ये समुद्र के द्वारा व्यापार कर रहे हैं ना, तो इन्हें इतनी बढ़िया नाव बनाने की तकनीक आती होगी, इन्हें वो अच्छी तरीके से नाव बना देते ताकि ये अपना व्यापार अन्य सभ्यताओं के साथ कर सके। और दूसरा ये देखना, ईरान, यहाँ में कीमती पत्थर, धातु, तांबा, टील है कुछ, ठीक है, ये देख, इस पर काफी रेडी यहाँ से, ठीक है। अब फिर ये जो व्यापार होता है ना, ये स्तर से होता है, स्तर मार्क्स रेड कलर में आप जितना भी देख लो ना, जो रेड कलर में ये इस तरह से व्यापार होता था। और मैं इसको दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करूंगा। और जितना जो है दो कलर से दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये समुद्र के द्वारा किया जाता है, यानी ये समुद्र के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो सभ्यता है ना, इस सभ्यता के लोग दो प्रकार से व्यापार, एक तो वो करते थे इस तरह से डायरेक्ट ऊपर से, उसमें वो समुद्री व्यापार करते थे। इसके अंदर हम देखते हैं कि हम जो रेड कलर में जितने भी स्थल हैं, मैं मिटा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जितने भी स्थल हैं सब हड़प्पा के स्थल है। जैसे हड़प्पा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, दिक्कत हो गया, सोचगोरी हो गया, जो अफगानिस्तान में यहाँ से पूछा गया एक बार, एक कालीबंगा, चिल्लोथल, ये कहाँ गुजरात में। ये जितने भी स्थान दिख रहे हैं हमारे देश में, ये सब हड़प्पा के स्थल है, रेड कलर वाले। समुद्री मार्ग ये देखो, इसके द्वारा ये समुद्री मार्ग में अपना व्यापार करते थे। समुद्री मार्ग से क्या निर्यात करते थे और क्या आयात करते थे। ये निर्यात क्या करते थे, ये जो निर्यात करते थे ना, ये मन के करते थे, कीमती पत्थर निर्यात करते थे, ठीक है, धातु जैसे तांबा, तांबा हो गया, टील हो गया, इस सब का ये निर्यात करते थे। तो आयात ये किसका करते थे ना, चांदी हो गया, तांबा हो गया, टील हो गया, कीमती पत्थर हो गए, सोनी वस्त्र हो गए, खनियों और तेल, ये क्या करते थे, निर्यात करते थे, ये आयात करते थे, ठीक है, मेसोपोटामिया वगैरह से, वो खाने से ठीक है। अब हड़प्पा अंदर के कुछ कॉलोनी सिस्टम, जैसा मैंने आपको ऊपर से बताया, एक बार यहाँ देखे थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, ये कुछ ऐसा बेटा है ना, पर्वत स्थल है, हमेशा इस तरह से कुछ पूछा जाता है। फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कृषि, हर व्यवस्था में कृषि होगी, कौन कौन से प्रकार की कृषि की जा रही है, किस प्रकार से कृषि की जा रही है। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य रूप से जो कृषि प्रधान व्यवस्था थी, हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें मुख्य रूप से ना तो कृषि होती थी, उसका तो कृषि को उगाया जाता था, इसलिए इसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखो गेहूं हो गया, जौ, चना, मटर, मसूर, तिलहन, खजूर तथा कपास की खेती की जाती थी। हल से खेती के प्रमाण मिलते हैं, इसको हल ना, ये खेती जो की जाती थी हल से की जाती है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ना हल का साक्ष्य नहीं मिला है। हल जो होता है एक हल के टाइप का हमें ना खिलौना मिला है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हल का साक्ष्य में हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन डायरेक्ट हुआ नहीं मिला है, लेकिन हमें जो हल का साक्ष्य मिला ना वो खिलौने के रूप में मिला है। हड़प्पा में खिलौने के रूप में मिला है, जिसके हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि जो हड़प्पावासी लोग हैं वो खेत को जुताई करने के लिए ना हल का प्रयोग करते होंगे, इस प्रकार का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पशु पालन होता है वो किस प्रकार के पशुओं को पालन करते हैं। भेड़ हो गया,
भैंस हुई, भेड़ बकरी शुअर कुत्ता ऊँट हाथी आदि पालतू पशु। लेकिन ये क्वेश्चन पशुपालन से जरूर पूछा जाता है, क्या हड़प्पा सभ्यता में गाय के साथ छिपा होते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन हम अगर ये देखने की कोशिश करें कि अगर बैल प्राप्त हुआ हो, जब गाय को मिलेगी, लेकिन सच उसके अंदर प्राप्त नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ एविडेंस नहीं है अगर पसंद का कि गाय थी या नहीं थी। तो डायरेक्ट अगर पूछता है क्वेश्चन का मना कर सकते हो कि भाई गाय के साथ चीज नहीं प्राप्त हुई। ठीक है, तो बैल है, बैल का उपयोग करते थे हल चलाने के लिए खेतों में। ढाकावासी जो लोग हैं, बैल का उपयोग खेती के लिए करते थे। ठीक है, और भार ढोने में किया जाता था। ये उस समय ना एक वो थी, बैलगाड़ी। आपका से देखा ना भार ढोने के लिए तो एक बैलगाड़ी होती थी। बैलगाड़ी में ना दो उसके जरूरत पड़ते थे, दो बैलों की जरूरत होती थी, जिनको वो बैलगाड़ी में लगाकर अपने सामान को लाया और ले जाया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिल्प है और उद्योग है, यानी कि किस प्रकार के शिल्प होते थे वहां में देखने को मिलते, तो तथा उनका जो उद्योग है वो किस प्रकार करते थे। निर्माण, निर्माण यानी निर्माण, सुंदर लाल निर्माण, चित्रित बर्तन काले रंग के पॉलिश वाले बर्तन प्रसिद्ध। ये देखो, ये चित्रित निर्माण है, कहीं ना कहीं बढ़िया चित्र किया है, तो कला काफी अच्छे लोग थे, काफी कला में परिपूर्ण व्यक्ति थे समाज के लोग। एक बढ़िया से डिजाइन किया है वाली। दूसरा है मन के निर्माण। मन के लिए तो शीशम लाजवल के मन के बनाए जाते, मन के होते थे कीमती पत्थरों से मन के, ये कुछ मन के इस प्रकार के दिखाई देते। तो ये जो बनाए जाते थे ये काफी कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए धातु। धातु में तांबा, कांसा, शीशा की, चांदी, सोना, उपयोग उपकरण, इनका जो तांबा हो गया, कांसा हो गया, टील हो गई, चांदी हो गया, सोना, इनका ना ये प्रयोग करते थे जो मनुष्य को बनाने में। लेकिन एक क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ जाता है कि क्या हड़प्पा वासी लोग थे वो लोहे से परिचित थे? सिंपल सी बात है कि हड़प्पा में जो है लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। अगर लोहे के साक्ष्य प्राप्त हो जाते तो उसको लोहे की सभ्यता भी कहा जाने लगता है। लेकिन इस जो सभ्यता में लोहे के साक्ष्य जो होते हैं इस प्राप्त हुए। ठीक है, फिर वस्त्र उद्योग, यहाँ कपास की खेती की जाती है हड़प्पा में। बुनाई के प्रमाण मिलते हैं, आभूषण निर्माण होता है, सोना चांदी चांदी कुछ कीमती पत्थर होते हैं, उनसे आभूषणों का निर्माण होता है। देखो डायग्राम देखिए, हाथ से ये औजार हो गए जैसे ना मतलब निर्माण करते हैं कि अभी कांस्य की नृत्य करती थी बालिका, तो एक कांस्य की मूर्ति के नृत्य करती हुई एक बालिका दिखाई है। कांस्य की ना उतना बढ़िया डिजाइन की वो कला में काफी उत्तम थी। तकनीक वैज्ञानिक में इनका नाम था, प्राचीनतम इसलिए इसी सभ्यता को कहा जाता था, काफी प्राचीनतम जाना जाता था। व्यापार किस प्रकार करते थे?
तो वो किस प्रकार व्यापार और किन वस्तुओं का व्यापार करते थे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये हड़प्पावासी लोग जो आंतरिक और बाह्य व्यापार करते थे, तो हड़प्पावासी लोग ये व्यापार करते थे तो अपने जो आसपास के नगर होते थे ये बाहर से व्यापार करते थे, और बाहरी व्यापार के अंतर्गत में किसी दूसरी सभ्यता या किसी दूसरे सभ्यता से वो आयात और निर्यात करते थे। और इसमें जो इसके लिए वो आयात और जो सामान लाने और ले जाने के लिए जिसको प्रयोग करते ना, तो रेलगाड़ी से, जैसा कि मैंने बताया कि रेलगाड़ी होती है, तो दो उसमें रेल लगाया जाता है, तो उसको ले जाया जाता है। नाव को समुद्री जहाजों का उपयोग करा। मेसोपोटामिया में तो ईरान हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, एशिया तक व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। निर्यात की जो क्या करते थे हड़प्पावासी, ये दूसरी सभ्यता के लोग क्या निर्यात करते थे, क्या बेचते थे, बनके हो गई, मृतमान हो गई, कपास, कीमती पत्थर और धातु, इनका ये लोग जो हड़प्पावासी होते थे वो निर्यात करते थे। और जो आयात करते थे वो सोना हो गया, चांदी, ईंट और कीमती पत्थर, लकड़ी आदि का ये लोग आयात करते थे, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता वगैरह से। व्यापार के लिए एक सील जो कि मोहर का प्रयोग करते थे, यानी कि जब कुछ सामान उसको पैक करके हड़प्पा सभ्यता के लोग दूसरे सभ्यता को बेचते थे, तो वो क्या करते थे, एक रुमाल, जो सामान को पैक करके एक रुमाल लगाते थे, बांधते थे, और रुमाल के ऊपर ना वो मोहर मार देते थे। लेकिन जब वो सामान दूसरी सभ्यता में पहुंचता था, अगर उस सभ्यता के जो लोग देखते थे कि अगर मोहर है ना, उस पर अगर कोई छेड़खानी नहीं की गई, तो वो ये सामान सुरक्षित पहुंचा है, उसके सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, ऐसा माना जाता था। वो जो मोहर होती थी ना, इसका हमें इससे नहीं ये पता चलता था कि कौन सा सामान किस जगह से आया और किसने भेजा है, ये हमें मोहर के माध्यम से पता चलता है हड़प्पा में। फिर है माप तोल और लेखा जोखा, यानी कि जो सामान होता था, जब माप तोल करने के लिए ना बाटों का प्रयोग करता था, जिनका कुछ रेशो का साइड होता है 1:2 और इस टाइप में प्रयोग होता था। आगे अभी डायग्राम में आपको दिखा दूंगा। लोथल बंदरगाह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, वस्तु विनिमय के साथ साथ ही धातु, मनके आदि को मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता था। यानी जो खनिज धातु है और मनके हैं, उनको ना जो हड़प्पावासी हो तो मूल्यों के रूप में भी स्वीकार कर लेते थे। इसके बाद वेट करते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पावासी लोग जो भारत में ना जो भार माप प्रणाली, वो जो वजन होता था तो मापने के लिए किस प्रकार के बांटों का प्रयोग करते थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये देखना, कुछ बांटों के चित्र हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और ये जो हड़प्पा कुछ सभी है नगर है, वहाँ पे एक जैसे प्राप्त हो गई। इन सभी साक्ष्यों में समानता हमें देखने को मिलती है, एक रूपता, क्योंकि अर्थव्यवस्था का निर्माण है। हड़प्पा सभ्यता में मानवीकृत भार माप प्रणाली का उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर से बने ये जो बांट होते थे, ये चूना पत्थर से बने होते थे और घनादार बांट मिले, क्योंकि दशमलव प्रणाली जैसे मैंने आपको पहले लिख के बताई थी 1 2 4 8 32 64 ऐसे थी। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, हड़प्पा से जो समझ थी, इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे समाज में ना वो लोग किस प्रकार के विचारों को अपनाते थे और किन लोगों की पूजा करते थे, किसमें अपनी उपासना को व्यक्त करते थे। इसके अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करेंगे ना, हड़प्पा जो सभ्यता है, इस सामाजिक व्यवस्था ना काफी संगठित थी, आपस में ना लोग मिलजुल कर रहते थे, तो एक दूसरे के साथ रहते थे, पूरी संतुलित थी। और ये समय यहाँ पे ना समानता की भावना दिखाई देती। तो महल होते थे और भव्य मंदिरों विशाल, उनका प्रमाण जो है ना नहीं मिलता है। तो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा शहर था जहाँ पे हमें भव्य मंदिर और जो भव्य महल जैसे राजा वगैरह होते वहाँ पे नहीं दिखती, क्योंकि एक समानता का प्रतीक के रूप में हमें देखने को मिलती है। जो समाज था ना वो सुव्यवस्थित था और वर्गीकृत था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। जो हड़प्पा सभ्यता जो नगर है वो 2 भागों में डिवाइड हुआ था, एक दूसरा था निचला शहर। इस प्रकार उन्होंने वर्गीकृत किया था, परंतु कठोर भेदभाव का कोई स्पष्ट, जैसे उन्होंने
डिवाइड तो 2 बार में किया था, लेकिन उनमें कठोर कोई भेदभाव नहीं देखने को मिलता था। फिर अब तक मिली वस्तुओं और इस काबत अवशेषों के आधार पर समाज में निम्न वर्ग पाए जाते थे। एक तो प्रशासन वर्ग होता था, जो कि शासन एवं प्रबंधन करने वाला वर्ग होता था। ये वहाँ पे नियम वगैरह बनाते थे। वहाँ की जो समाज के जो वहाँ के सदस्य होते थे, समुदाय के लोग, उनकी सुरक्षा का कार्य जो व्यापारी वर्ग होते थे, तो व्यापार एवं विनियम विनिमय से जुड़ा वर्ग होता था। जो कारीगर वर्ग होता था, वो शिल्पकार होता था, धातु में डिमांड बनाने का कार्य। जो कारीगर होता था वो डिजाइन करता था, बन के बनाता था। जैसा कि मैंने आपको दिखाया मिल्क डिमांड, उस पर यूनाइट चलता होता था, आगे इस पर डिजाइन की जाती थी। तो कृषक एवं श्रमिक वर्ग, एक कृषि करता था, श्रम के कार्य करने वाला वर्ग होता था। यहाँ दास प्रथा जो होती थी उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, और महिला की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक रही। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता के लोग ना, वो धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं पर बहुत अधिक जोर देते थे। इसके अंतर्गत वो लोग नृत्य देवी की मूर्ति बनती है, इसकी ना वो पूजा करते थे। और एक पशुपति मुद्रा, ये ना लोग तो इसके ऊपर लिखा गया, तो ये लिपि जो है पढ़ी नहीं जा सकती। उसके कारण हमें ये नहीं पता चलता है कि ये मनोरंजन के लिए बना दिया गया था, इस पर लिखने का कुछ उद्देश्य भी हो। ठीक है, योग मुद्रा में पुरुष की पवित्र एक वृक्ष मिला है, जो पीपल का वृक्ष, और इस वृक्ष को ना हड़प्पा वासी जो लोग होते हैं वो समृद्ध मानते थे, इसकी पूजा करते थे। तो पशुपति पूजा के प्रमाण मिलते हैं, जो वेद होता है और श्रावण होता है, इसकी हड़प्पावासी जो लोग होते हैं काफी ज्यादा अधिक पूजा करते थे। और मृतकों में ना संवाद पूर्वक जो कुछ जो सामान होता था दफनाया जाता था। देखिए जैसे कि एक कवर है ना, इसके अंदर एक व्यक्ति को दफनाया गया है, तो इसके साथ दफनाने के साथ ना इसके जरूरतों के सामान को भी दफनाया गया था। हड़प्पावासी लोग ऐसा मानते थे कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वही तो उसे एक जीवन लायक मिलती है, इसके अंतर्गत फिर जो सामान वहां से मिलेगा, जो इसके साथ वो दफनाते हैं, वो इसको अपने उस जीवन में प्रयोग करते हैं। इनका मानना था कि जो लोगों की मृत्यु हो जाती है इनको अलग दूसरा एक जीवन मिलता है, जिसके अंतर्गत वो अपने इन सामान का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अपनी कोशिश करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विस्तार कहाँ था, उसका पतन कहाँ। जैसे मैप पे देख लीजिए, ये हड़प्पा है, और इसके आसपास के जो स्थान है रातीगढ़ी, कालीबंगा है, धोलावीरा है, लोथल है जो कि गुजरात में, ठीक है, मोहनजोदड़ो है। ये काफी विस्तृत यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये सिद्धू नदी तंत्र है, ये झेलम है, इसकी सहायक नदी रावी नदी, चिनाब नदी इसकी सहायक नदी बन जाती है। तो ये जो सभ्यता है इसका विस्तार व्यापक था, लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद ना इसका जो कार्मिक धीरे धीरे ना पतन, एक साथ में पतन नहीं हुआ इसका, इसका धीरे धीरे समय काल में पतन होता चला गया। इस पतन के कारण ना जटिल थे और एक से अधिक कारणों को संयुक्त प्रभाव का परिणाम माने जाते हैं। इसके बाद कुछ जो कारण है प्राकृतिक कारण, जैसे कि वहां पे बाढ़ आ गई हो, इसके साक्ष्य नहीं मिले, लोग बस अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, इसके आधार पर इस सभ्यता का पतन हो गया है। वहां पे प्राकृतिक कारण से बाढ़ आ गई होगी, आंधी तूफान, इससे शायद इस सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा है जलवायु परिवर्तन, यहाँ की जो क्लाइमेट है तो चेंज हुई हो, इस कारण क्या पता इस सभ्यता का पतन हो गया। सामाजिक कारण, इससे समाज के भी अपने कुछ कारण हो सकते हैं। तो एक बाहरी आक्रमण, क्या पता इस जो सभ्यता है इस सभ्यता पे किसी दूसरी सभ्यता है उसने आक्रमण कर दिया, जिस कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया इस सभ्यता का कारण नहीं मिले हैं कि इससे पतन हुआ होगा, लेकिन ये कुछ कारण माने जाते हैं जिनसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। तो पतन जो हुआ उसमें कुछ परिणाम निकले। और जब हड़प्पा सभ्यता ना एक बड़ी नगर की प्रचलित सभ्यता थी, इसलिए जब परिणाम इसका जब हुआ पतन हो गया तो उसके कुछ परिणाम इसलिए निकले, बड़ी बड़ी नगरीय बस्तियां वो समाप्त हो गई। अब लोग छोटे छोटे शहरों में वहां बन गए, ठीक है, वहां जाके रहने लगे। लोग ग्रामीण जीवन और कृषि पर निर्भर हो गए। पहले वहां पे शिल्पकार था,
धातु के सामान बनाए जाते थे, पत्थरों से सामान बनाए जाते थे। लेकिन अब वहाँ के लोग ना ग्रामीण जीवन और कृषि जीवन पर निर्भर हो गए। व्यापार और शिल्प उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि जब सभ्यता थी तो वह खत्म हो गया। जो लोग थे ना वो अलग अलग जगह पर रहने लगे, जिससे कि वो सभ्यता समाप्त हो गई और वहाँ छोटे छोटे लोग रहने लगे, जिनके अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य करते रहे। हड़प्पा के स्थान पर नई संस्कृति विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के जो खोज हुई ना, उसमें कुछ प्रमुख खोजकर्ता थे, जो कि दयाराम साहनी की तस्वीरें इमेज के थ्रू देख सकते हैं। इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। जो मोहनजोदड़ो है, उन्होंने 1922 में खोज की थी। मोहनजोदड़ो की राधादास बनर्जी है। सर जॉन मार्शल पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। इन्होंने ना हड़प्पा सभ्यता को विश्व के सामने प्रस्तुत किया था, क्योंकि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी ना, तो जो वहाँ के लोग कारीगर होंगे उनको ईंट मिलने लगी थी, तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, जो ईंट निकलती थी उसको रेलवे लाइन में बिछाने में लगने लगे। लेकिन जब ये वहां पे आते हैं तो ईंट को देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद इसके अंदर कोई सभ्यता नहीं है, तो उसको खोदने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर उन्हें एक हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान दिखाई देता है। अब जो एक पूरा ओवरव्यू जो अभी तक हमने पढ़ा, इस पीपीटी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा है जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें देखने को मिला। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख पुरावैशेषिक, ये नृत्य करती हुई जो मूर्ति है, ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो ये दे दिया जाता है कि वहाँ पे कोई नृत्य करती हुई मूर्ति का चित्र दे देंगे, पूछ लेंगे कहाँ से प्राप्त हुई है या इसको किस चीज से बनाया गया है। एक कांच, यानी कांच जो होता है ना, वो दो प्रकार के धातुओं को मिला के बनाया जाता है, एक तांबा और एक टीन, इसकी ये मूर्ति बनी और ये लगभग 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ये लोहा पुरुष धातु कर्म को ढलाई करने की कुछ चीज की जानकारी देता है। लोहा में लोहा नहीं मिलता था, हड़प्पा सभ्यता में जो लोहे के साक्ष्य वो अभी तक नहीं मिलेंगे। दूसरा है दृष्टिहीन, ये सैटेलाइट पत्थर की मूर्ति से होती है, तो ये भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, ऐसे पुरातन जो राजा होता है ना, शासक होता है, वहाँ देखता है उसको वो माना जाता है। तो ये शांति, गरिमा और अंगुष्ठों के प्रयोग को दर्शाता है। तो ये एक सींग वाला बेल मिला जो कि मुद्रा है, एक देखने को मोर के रूप में देखने को मिलता है। ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इस पर एक सींग जो वाले है बैल, उसका चित्र अंकित है। लेकिन ये जो क्या लिखा है ये हमें पढ़ नहीं पाया इस लिपि में, और इस लिपि को ना राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। ठीक है, ये व्यक्ति लिपि अंकित है। मोहरों का उपयोग जो होता है वो व्यापार, पहचान या धार्मिक कार्यों में होता है। मोहर से हमें पता चलता था कि कोई इवेंट हो रहा है तो किस धर्म का हो रहा है। व्यापार के इसका मोहर का व्यापार में प्रयोग किया जाता था। इससे हमें ये पता चलता था कि कहाँ से ये सामान आया है और किसने भेजा है। ठीक है, और ये मोहर जो होती थी ना, वो उस जिस व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी देती है जो इसके द्वारा वो कार्य किया जाता था। फिर आता है बाट। बाट जो होते थे वो चाट पत्थर में बने होते थे। ठीक है, व्यापार में ईमानदारी और मानकीकरण को दर्शाते हैं। ये हमें प्राप्त होते हैं लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। जितने भी हड़प्पा के स्थल में जो वहाँ पे ना बाट समान रूप से सभी मिले हैं और उनमें कोई अंतर नहीं, एक जैसे एक रूप का ही पाई जाती है। फिर हमें देखने को मिलते हैं मन के, ये जो पत्थर से होते हैं, काफी धातु कीमती पत्थर होते हैं, उनसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये चनोदड़ो, लोथल, लाठी लकड़ी से प्राप्त है। मन का निर्माण पृथ्वी और दूसरा ये मन का निर्माण का संकेत देते हैं और व्यापार के देते हैं। एक चित्रित निर्माण है, ये जो मटका है, ठीक है, लाल मृतवाण, इसमें काले रंग की चित्रकारी हुई काफी बढ़िया। ये वो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ना, कला में विकसित
पादप और पशु की अकल्पीय घरेलू उपयोग, संग्रहण और अनुष्ठानों में प्रयुक्त होते थे। यानी जो घरेलू उपयोग में होते थे, कभी सार्वजनिक स्थान पे कोई इवेंट वगैरह होता था तो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता था। फिर एक महत्व बीवी की मूर्ति, एक पक्की मिट्टी की मूर्ति अनेक स्थानों यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सनोदड़ो आदि से प्राप्त हुए। पशुपति योग मुद्रा में बैठे पशुपति के चारों ओर पशु आकृतियां, उच्च विद्या इसे शिव प्रारंभिक रूप मानते हैं। ये जो हमें तस्वीर साफ हुई है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तो तांबे के औजार, तांबे के औजार कुल्हाड़ी, नाड़ी, छेनी, चाकू, सुई संघ के हमें मिलते हैं। ये उन्नत शिल्प और पोषक एवं तकनीक मिलती है। एक अर्थव्यवस्था और व्यापार के हमें यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। कुछ पुरावे हैं उनसे क्या क्या प्राप्त हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। नृत्य करती बालिका, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। एक सींग वाला वेद हड़प्पा से मिला है। बल्कि सनोदड़ो, लोथल और राखीगढ़ी से मिला है। मृत देवी मूर्ति जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, सनोदड़ो है, यहाँ से प्राप्त हुई है। और एक पशुपति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके बाद हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें क्या क्या और इसका कैसे विकास हुआ था, तो कैसे इसका अंत हुआ। इसके कुछ प्रमुख स्थल है। हड़प्पा जो स्थल है वो पंजाब और पाकिस्तान में, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में, धौलागिरा जो कच्छ का है गुजरात का पार्ट है, निर्मित है। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, कालीबंगा है वो राजस्थान में, रोहतल गुजरात, तो बनावली है वो हरियाणा से, चंदोदड़ो सिंध से, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे उनका एक कला में परिपूर्ण उत्थान कैसे हुआ। पहली खोज कौन सी की थी 1921 में, किसने राखीगढ़ी की हुई थी, जयराम सानी ने की थी। और 1922 में जो मोहनजोदड़ो उसको रटलदास बनर्जी ने की थी। सर जॉन मार्शल व्यवस्थित उत्खनन और पहचान इन्होंने दिलाने का काम किया था हड़प्पा सभ्यता में। नगर नियोजन की कुछ विशेषताएं थी। आयताकार योजना थी, आयताकार बनाए जाते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। सड़कों का जाल होता था, यानी सड़कें जो थी वो ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाई जाती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम घर जो होते थे आंगन युक्त, घर घर में आपको हड़प्पा सभ्यता के आंगन को कुएं जरूर मिलेंगे। कुएं का प्रयोग को जल को सुरक्षित रखने के लिए करते थे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग कर सकें। और जो जल निकासी नालियां बनी होती थी ना वो ढकी होती थी, वो ढाल के साथ उनका निकास होता था। जो वहाँ पे हड़प्पा में जो नगर बना था वो 2 वर्ग में विभाजित था, ऊंचा जो था तो निचला नगर था। महान स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो से है और जलाशय से प्राप्त हुआ है। फिर आर्थिक जीवन, तो इस प्रकार के आर्थिक जीवन कैसे कौन सी कृषि करते थे, कौन से जानवरों को पालते थे, व्यापार किस करते थे, मापतौल। जो कृषि करते थे वो गेहूं, जौ, तिलहन, दालें, कपास, खजूर, हाल चलाने के साक्ष्य, हल के साक्ष्य नहीं मिले। हल्के साक्ष्य नहीं मिले, हल्के टाइप का एक खिलौना मिला है हड़प्पा सभ्यता में, जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ना वहाँ पे खेतों को जोतने के लिए ना हल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हल्के अगर साक्ष्य वहाँ पे आ जाए ना क्वेश्चन में तो वो नहीं मिले, उसका खिलौना मिला है, इसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चावल के साक्ष्य नहीं मिले। चावल के मिले हमें लोथल से मिले, कुछ बहुत कम मात्रा में मिले कृषि के अंदर। जो पशुपालन में भेड़ के साक्ष्य मिलते हैं, गाय के नहीं मिले साक्ष्य, गाय के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में अभी तक प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलती से आ गया, लेकिन गाय के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। सब माना जाता है कि जब भेड़ का हमें हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य मिल सकता है तो गाय का जरूर होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, मिला नहीं है, तो इसलिए कह नहीं सकते उसके बारे में कुछ। भैंस के साक्ष्य मिले, भेड़ के मिले और बकरी के मिले, कुत्ता, मछली पालन। व्यापार में ये स्थानीय स्तर पर भी व्यापार करते थे
और मेसोपोटामिया तक इनके संबंध थे। यानी ये व्यापार आंतरिक और बाहर दोनों प्रकार के व्यापार में करते रहे। ठीक है, ये धातु का निर्माण करते थे, शिल्प, कुम्हारी, मोती, बुनाई, हस्तशिल्प आदि के कार्य करते थे। नाप तोल के लिए बांटों का प्रयोग करते थे। इसके बाद देखने को मिलता है सामाजिक जीवन। इनका सामाजिक जो सभ्यता के लोग थे, इनका सामाजिक जीवन किस प्रकार था? समाज जो था वो संगठित था, अनुशासित था एवं शांतिपूर्ण तरीके से रहता था। स्पष्ट सामाजिक भेदभाव के कम संबंध, यानी सामाजिक जो भेदभाव है उसके अंदर नाम मात्र के संकेत मिलते हैं। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। खेल पास है, यानी खेल जो होते थे हड़प्पा सभ्यता में पास है। आपने देखा होगा जैसे लूडो वगैरह खेलते थे, तो वो उसके साक्ष्य में मिले हैं। और खिलौने के तौर पर हमें जैसा कि मैंने अभी बताया था हल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, वेशभूषा तो धागा वस्त्र भी होता था। आभूषण में सोना, चांदी, बनके तांबा वगैरह पहनते थे। ठीक है, धर्म और विश्वास और व्रत देवी की पूजा करते थे। ये उभरता की देवी है। ठीक है, आपका डायग्राम वगैरह पशुपति योग मुद्रा में शिव ये करते। पवित्र वृक्ष, वहां पर पीपल, नीम जो होता था उसको पवित्र वृक्ष माना जाता। पवित्र पशु होता था बैल, सांप, हाथी। अग्नि गिरती होता था एक अग्निपाली बंधन। अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं, जो कि हम अग्नि पूजा करते हैं ना, एक कुंड वगैरह जो बनाते हैं, क्या नाम होता है? हवन। हवन। हाँ, हवन के लिए वो मिला है। देखो, परलोक विश्वास के प्रमाण कब्रों में पाया जाना। परलोक विश्वास के प्रमाण यानी ये मानते थे कि जो मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसके साथ ना सामान रखे थे। ये मानते थे कि परलोक में वो व्यक्ति जीवित रहता है, जिससे वो इन सामान का प्रयोग करते थे। इसलिए वो प्रसन्न करने के साथ सामानों को भी रख लेते थे। फिर कला, शिल्प और तकनीक। धातु जो कर्म थे तो तांबा, कांसा, सोना, एक मन के जो थे वो विविध अनुसार में अलग अलग डिजाइन हो रही। मुद्राएं जो उसको लिखित, लंबा, छोटी सी मोहरे हैं। ठीक है, वस्तु कला जो है पक्की ईंटें, उनका मानक आकार है 1 to 4। चूना, उत्तम जल प्रबंधन है। वहाँ पे जल निकासी का काफी बढ़िया व्यवस्था भी गई है, जो कि नलियों को ढककर रखा गया है और जल आसानी से बाहर निकल सके उसके लिए ढलान यानी स्लोप वाली व्यवस्था की गई है। ठीक है, और लिपि और मोहरे, तो लिपि है ना वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। हड़प्पा सभ्यता में लिपि है वो अभी तक नहीं पढ़ी जाती और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, उपयोग, इनका जो उपयोग होता था व्यापार में, किसी को पहचान अपनी साबित करने के लिए किया जाता था। स्वामित्व के लिए अगर कोई सामान नहीं भेजा जाता उसका स्वामित्व इसका कौन है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पतन के कारण जलवायु परिवर्तन, वहाँ पे कोई क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, इस कारण से इसका हो सकता है। सूखे की स्थिति हो गई हो, सूखे की नदियों के मार्ग में परिवर्तन आ गया हो, जैसे सरस्वती है वहाँ पे काफी नदियों का क्षेत्र है, वहाँ पे बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं आ गई, व्यापार में गिरावट हो या कुछ जो संसाधन थे वहाँ पे उनमें कमी आ गई हो, जिस कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। धीरे धीरे नगरीय जीवन का पतन हो गया 1900 ईसा पूर्व के बाद। काल विभाजन जो हड़प्पा में 3 प्रकार से माना जाता है। 3300 ईसा पूर्व से जो ग्राम जीवन परिषद वगैरह में जो टाइम पीरियड था वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व था। यहाँ पे ना कला, और नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। लेकिन उत्तर हड़प्पा काल था 1900 ईसा पूर्व के बाद, इसका नगर को जो जीवन था उनका ना पतन हो गया और ग्रामीण जीवन की ओर ये अग्रसर होने लगे। ये जो सभ्यता थी वो सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी, प्राचीनता थी। यहाँ पे नियोजित नगर, एक उत्तम जल निकासी प्रणाली थी और लिपि जो थी अब तक पढ़ी नहीं जा सकती। यही समाप्त है।